सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर वेक्टर। ठीक है, कंप्लीटली हम डिस्कस करेंगे वेक्टर को कि वेक्टर क्या होता है एंड वेक्टर की सारी प्रॉपर्टीज करेंगे, डेरिवेशंस करेंगे, इसमें ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में आपको कराऊंगा, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये हम सब डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे बच्चों तो बिल्कुल ध्यान समझना, मैं आपको बिल्कुल लास्ट तक जब तक चैप्टर एंड होगा मैं आपको हर एक चीज की क्लियर करूंगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों कि वेक्टर। सबसे पहले आता है कि वेक्टर, व्हाट इज अ वेक्टर। देखो बच्चों, कोई भी चीज होती है ना, लाइक जैसे हमने कहा मास। अब मास का मैंने कहा कि 5 केजी, तो 5 केजी बात खत्म, है ना। मास की जो यूनिट हम लिख सकते किलोग्राम में, है ना। तो यहाँ पे क्या है मेरे बच्चे, जो ये से मैंने बोला 5 केजी और केजी जैसे मैंने यूज किया, अब मेरे को डायरेक्शन लिखने की नीड नहीं है इसमें, है ना। इसमें डायरेक्शन की कोई नीड नहीं है। तो कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है बच्चे जिसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको डायरेक्शन की नीड नहीं है, जैसे कि लेंथ, है ना। लेंथ हमने कहा 5 मीटर, तो अभी 5 मीटर की लेंथ में डायरेक्शन की नीड नहीं है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट होगा तो इसमें लेंथ की नीड पड़ेगी, ठीक है ना, तो वो डायरेक्शन की नीड पड़ेगी। तो अभी जो कॉन्सेप्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है, जो वेक्टर है, ये बेस्ड ऑन मैं आपको जो आज कराने वाला हूँ वो कराने वाला हूँ डायरेक्शन के बेस्ड। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी सारी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे बच्चों आपको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की नीड होगी, उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और उसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो लगता है वो है वेलोसिटी। क्या होता है मेरे बच्चों, वो वेलोसिटी। वेलोसिटी इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है किसका, वेक्टर क्वांटिटी का। ठीक है ना। तो चलो अभी इसके बारे में इंपॉर्टेंट सा डिस्कस कर लेते हैं हम जरा, कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे कि अब हम उसे स्केलर में काउंट करते हैं, बट जैसे कि मैंने कहा करंट। अब आप सबको पता होगा आई करंट, करंट में क्या होती है, प्रॉपर डायरेक्शन होती है। जैसे कि ये बैटरी आपने कहीं भी यूज करी या सेल आपने यूज किया तो इसकी प्रॉपर डायरेक्शन है, और ये जो सेल होगा कुछ ना कुछ एम्पियर करंट देता होगा, लाइक जैसे 12 एम्पियर के करंट दे रहा है सेल। ठीक है, इस सेल से या इस बैटरी से हमारे पास 12 एम्पियर करंट जा रहा है, करंट की अपनी प्रॉपर डायरेक्शन भी है। बट क्या होता है मेरे बच्चे, डायरेक्शन होने के बावजूद भी और मैग्नीट्यूड होने के बावजूद भी तब भी करंट को हम क्या बोलते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, स्केलर क्वांटिटी। ऐसा क्यों कि करंट के पास मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी तभी क्या है, आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। उसका रीजन ये होता है मेरे बच्चे कि वेक्टर के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं, कुछ लॉज है उसके, है ना। तो अगर आप उसके रूल्स को ओबे नहीं करोगे तो भले आपके पास वेक्टर में आपके पास डायरेक्शन भी हो, आपके पास मैग्नीट्यूड भी हो, आप वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकते। ठीक है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए वैसे तो लॉजिकली आपको सिर्फ दो चीज याद रखनी है, हर एक वो चीज वेक्टर हो सकती है जिसके पास अपना मैग्नीट्यूड हो प्लस डायरेक्शन हो। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, करंट इसका एक्सेप्शन केस होता है। करंट के पास अपने डायरेक्शन भी होती है मेरे बच्चों, और करंट के पास अपना मैग्नीट्यूड भी होता है, तभी हम करंट को क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ऐसी एक और क्वांटिटी होती है फिजिक्स में जिसको हम बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर के बारे में भी याद रखो बच्चे कि प्रेशर भी कैसा होता है, आपका स्केलर होता है, जबकि प्रेशर के पास भी दोनों चीजें होती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी, तब भी क्या है, वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना। तो मैंने भी जैसे आपको बताया कि वेक्टर किसे बोलते हैं, है ना। वेक्टर के लिए मैंने बता दिया आपको कि वेक्टर होने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, अपनी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, दो एक्सेप्शन केसेस में करंट और प्रेशर, इनके पास डायरेक्शन होने के बावजूद भी वेक्टर नहीं है। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद भी वेक्टर नहीं है, क्योंकि ये रूल को ओबे नहीं करते। जो वेक्टर के अपने रूल है वेक्टर अलजेब्रा के, उसको ये ओबे नहीं करते। ठीक है ना। अब दूसरा आता है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो है मेरे बच्चे जिसको एक्सप्रेस करने के लिए बस आपके पास मैग्नीट्यूड होता है बस। ठीक है, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड, है ना। जैसे कि आप मुझसे पूछोगे कि सर टाइम कितना हो रहा है, तो मैं बोलूँगा 10:02। ऐसे तो यहाँ पे डायरेक्शन कोई नीड नहीं है, तो अपने आप में वो बात कंप्लीट हो गई। जैसे अभी स्टार्टिंग में मैंने एक चीज लिखी थी मास, अगर आपने देखा होगा तो मास मैंने कहा किस चीज का कितना है, 60 केजी। तो यहाँ पे डायरेक्शन कोई नीड ही नहीं है ना। किसी इंसान की बॉडी का जो वेट हो गया, अगर वो 60 केजी, तो ये थोड़ा बोलेगा मेरे लेफ्ट में 60 केजी, राइट साइड 60 केजी, अपर इतना है, नॉर्थ में इतना है, साउथ में इतना है, तो डायरेक्शन की नीड नहीं है। तो मेरे बच्चों जिस जिस भी क्वांटिटी में हमें डायरेक्शन की नीड नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। और जिसमें डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, वो हमारी होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर के एग्जांपल में आप कल भी हमने डिस्कस किया था, जैसे कि स्पीड हो गई, है ना, टाइम हो गया, मास हो गया, ठीक है, डिस्टेंस हो गए, ये सब आपके क्या है बच्चे, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कंफ्यूजन है? हेलो बेटा, एमडब्ल्यू,
नेक्स्ट अब हम देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट आता है कि रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेक्टर। हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अभी देखो जैसे कि मैंने कहा किसी चीज का मास है 50 kg, तो ये अपने आप में कंप्लीट हो गई बात, 50 kg ऑब्जेक्ट का मास है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि डिस्प्लेसमेंट है वहाँ पे, और डिस्प्लेसमेंट के पैटर्न में अगर मैं आपको सुनाऊँ कि किस तरह का डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसा है 2i प्लस 4j प्लस 6k। इसका क्या मतलब होगा बच्चे, ये एक वेक्टर टर्म्स होगी, क्योंकि इसमें ये जो i j k आप देख रहे हैं इसको हम डायरेक्शन कहते हैं, और ये 2 4 6 लिखा है ये क्या हमारे मैग्नीट्यूड। तो आगे वाले होते हैं मैग्नीट्यूड और पीछे वाले क्या होते हैं हमारी डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे हमारा वेक्टर क्वांटिटी। अब याद रखो कि देखो जब हम x एक्सिस की बात करते हैं, y एक्सिस की बात करते हैं, z एक्सिस की बात करते हैं, तो इसमें x एक्सिस जो होता है हमारा उसको हम डायरेक्शन में i से डिनोट करते हैं, y को हम j से डिनोट करते हैं, और z को हम k से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, i j k। तो ये क्या है डायरेक्शन है, x i कभी लिखा होगा तो x को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, y कभी लिखा होगा तो j को, j कभी लिखा होगा तो y को, और k कभी लिखा होगा तो z, ठीक है ना। इतना भी सफिशिएंट है। कहीं पे लिखा हुआ है a वेक्टर इज इक्वल्स टू 5j, इसका मतलब y एक्सिस में 5 तक है वो ऐसे, ठीक है, y एक्सिस में कहां तक है 5 तक है, ठीक है ना। और अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है कि एक वेक्टर है a इज इक्वल्स टू 2i प्लस 3j, तो देखो इसका क्या मतलब होता है बच्चे समझते हैं, ठीक है। कि अगर हमारे पास प्लस में करके लिखा हुआ है दो वेक्टर का, तो इसका ये मतलब होगा बच्चों, पर लिख देता हूं, ठीक है। चलो इसका क्या मतलब होगा मैं आपको समझाता हूं। मान लो कि ये ऐसा है और यहाँ, और आपको दे रखा कि a इज इक्वल्स टू, a वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i प्लस 3j। इसका मतलब ये होगा बच्चे कि x में आपको 2 चलना है और y में आपको कितना चलना है 3। तो मान लो ये 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। अभी क्या कह रहा है कि x में आपको 2 तक चलना है, ये रहा x में 2, और y में कह रहा है 3 तक चलना है, ये रहा। क्योंकि मैंने कहा ना आपको थोड़ी देर पहले कि i बताता है x के बारे में और y j बताता है y के बारे में। तो 2,3 आपको कौन सा पॉइंट मिल जाएगा मेरे बच्चे, ये 2,3, ठीक है, इस पॉइंट पर, ठीक है ना। तो वेक्टर के बारे में आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने आपको क्या बताया कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं i j के टर्म्स होती हैं, ठीक है ना। आगे वाले कोएफिशिएंट होते हैं जिसमें a1 a2 a3 आपके कौन है बच्चे, देखो थोड़ा जूम करके देखते हैं इसको। ये जो a1 a2 a3 आप देख रहे हैं ना, a1 a2 a3 आपके जो है वो आपके हैं a1 a2 a3 हो गया आपके कोएफिशिएंट, और i j के क्या हो गया आपकी डायरेक्शन। तो i किसको रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे, i रिप्रेजेंट कर रही है x को, j y को, और k z को, ठीक है, तीन एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैक्सिमम तीन एक्सिस हमारे पास यहाँ पे हैं x y z, तो तीनों की बात होगी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा, है ना। अब क्या होता है कि कोई जैसे वेक्टर है तो हम उन वेक्टरों को क्या भी निकाल सकते हैं बच्चे, मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं, देखो बहुत अच्छे से क्वेश्चन हम बनाते हैं इसका, करते हैं उसके मॉडल्स निकालते हैं, ठीक है। तो मान लो कि एक बच्चा है जिसने डिस्प्लेसमेंट किया है a, और उसकी वैल्यू है 2i प्लस 4j प्लस 3k, मान लो ऐसा किया, और मैंने कहा कि बताओ उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो उसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या कहता है कि अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है किसी वेक्टर का, तो ऐसे आप मॉड का साइन लगाएंगे, और किसी जिसका आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, उसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे, जैसे 2 का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो मेरे बच्चे ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा मॉड a इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 16 और 4 20 and root 29, so root 29 is the magnitude of this vector। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चे, root 29, ठीक है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ठीक है। मॉडुलस भी बोलते हैं इसको, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बोलते हैं। चल अभी नेक्स्ट पेज को समझते हैं। अभी जैसे कि अब देखो जैसे एक क्वेश्चन ये आ गया हमारे पास, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि हाँ, इस क्वेश्चन में जैसे हमने बोला है कि हमें क्या निकालना है बच्चे, इस क्वेश्चन में मॉडुलस निकालना है इसका a वेक्टर का। a वेक्टर कुछ इस तरह का है हमारे पास 3i माइनस 2j प्लस k, ऐसा है। तो आपको सिंपल सा मॉडुलस या मैग्नीट्यूड जिसको आप बोलते हैं वेक्टर में, a इज इक्वल्स टू अंडर रूट कोएफिशिएंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस
माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। के का ऑप्शन क्या है, जिसके आगे कुछ नहीं होता वहां पे क्या एज्यूम करना है 1, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस का 4 और प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपका रूट 40। कितना आ जाएगा, रूट 40, ठीक है। अगर ये साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं फिर से लिख देता हूँ इसको। ये आपका रूट कितना है, 9 और 1 10 और 4 14, तो ये होगा आपका 40। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ आ रहा होगा किस तरह से हम करते हैं वेक्टर के न्यूमेरिकल। मैंने वेक्टर का भी आपको मैग्नीट्यूड निकालना सिखा दिया, ठीक है। कोई भी वेक्टर अगर आपके पास बचे उसका मैग्नीट्यूड आप कैसे निकाल सकते हैं। आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमने क्लास 11 की पूरी कंप्लीट सीरीज स्टार्ट कर दी है। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर में हम पहुंच चुके हैं, वेक्टर में हम पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। इससे प्रीवियस वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं, लाइव वीडियोस आपको मिल जाएंगी सारी। ओके, अब आता है हमारे पास यूनिट वेक्टर। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और यूनिट वेक्टर के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। तो आपको समझाते हैं कि यूनिट वेक्टर पहले होता क्या है। देखो, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है जो प्रॉपर्टी एक डायरेक्शन को इंडिकेट करता है ना। या एक ही यहां देखो यहाँ पे लिखा है अ वेक्टर व्हिच हैज द मैग्नीट्यूड 1 इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर। एक मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है ना। इट इज डिनोटेड बाय द अल्फाबेटिकल लेटर विद द कैप ओवर इट। अच्छा, कैप ओवर इट का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कोई एक यूनिट वेक्टर मुझे दिखाना है, तो एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर आपको बनाना है मेरे बच्चों, तो मान लो लिखा हुआ है 2y प्लस 3j प्लस 4k। इसको हम इसी एकाग्र में यूनिट वेक्टर निकालना है। इस एकाग्र में क्या निकालना है बच्चे, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो आपको जस्ट क्या करना होता है बच्चे, ऐसे लिखना होता है, फॉर्म होता है ए कैप। क्या होता है, ए कैप। ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर या मॉडुलस ऑफ द वेक्टर। मॉडुलस अभी मैंने आपको पीछे सिखाया, वैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर मेरे बच्चे कैसे निकाल सकते हैं, मॉड स्क्वायर रूट करके। तो चलो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं इसका और यूनिट वेक्टर निकालना मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन ये है हमारे पास और हमें बोला है कि इसका क्या निकालना, आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। अभी जैसे कि मैंने आपको सिखाया कि यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ए कैप इज इक्वल्स टू, ये कैप का साइन यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। मॉडुलस ऑफ ए बोल सकते हैं आपसे या मैग्नीट्यूड ऑफ ए कह सकते हैं। तो ए वेक्टर कौन है आपका, 2i माइनस जे प्लस 2k, ये मेरे बच्चों अपॉन फिर क्या है मॉड। अब मॉड मॉडुलस कैसे निकालेंगे, मैंने कहा कोएफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा बच्चों, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2i माइनस जे प्लस 2k अपॉन, ये कैप का साइन, ठीक है, अपॉन रूट में आपका आ जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर अगेन कितना हो जाएगा बच्चों 4। तो कितना आ जाएगा रिजल्टेंट चेक करते हैं, ये आ जाएगा 2i माइनस जे प्लस 2k डिवाइडेड बाय आ जाएगा 4 4 8 1 9। 9 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चे, 3 का स्क्वायर रूट होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे इसको 3, थोड़ा छोटा ही कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, हाँ पूरा क्वेश्चन आ जाएगा ना, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे आ जाएगा, हम इसको सेपरेट लिख सकते हैं वैसे। तो 2i अपॉन रूट 9 का क्या होता है, रूट 9 का अंदर रूट किसका होगा 3 का, तो 3 बन जाएगा माइनस का j अपॉन 3 और प्लस का 2k अपॉन 3, ठीक है। या आप डायरेक्टली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, 2i माइनस j प्लस 2k डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। रूट 9 किसका होता है 3 का, ठीक है, रूट 9 किसका हो जाएगा रूट 3 का, ठीक है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। अगर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ पे कंफ्यूजन है, और अगर नहीं है तो हम आगे चल रहे हैं इसमें, है ना। तो मैंने आपको यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट भी समझा दिया, ठीक है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जैसे कि मॉड में रखा है, ठीक है, कि उनके कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जो उनका कोएफिशिएंट होता है एक्स वाई रखते हैं उनके कोएफिशिएंट का स्क्वायर। चलो नेक्स्ट पेज पे जंप करते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, देखो टाइप्स ऑफ वेक्टर स्टार्ट हो गया है हमारे पास। पहला टाइप तो आपने यूनिट वेक्टर देख लिया, दूसरा वेक्टर आपके पास कौन सा आ गया, नल वेक्टर, जैसे नाम से चल रहा है नल वेक्टर। अगर किसी वेक्टर के पूरे अगर आप उसको मैग्नीट्यूड लिया और उसके मैग्नीट्यूड का रिजल्ट क्या है 0, ठीक है। याद रखना नल वेक्टर तब कहा जाता है अ वेक्टर व्हिच हैज द मैग्नीट्यूड 0, उसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर मैग्नीट्यूड की वैल्यू 0 आ रही है तो उसका मतलब वेक्टर क्या होगा आपका नल वेक्टर, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड क्या सिखाया था मैंने आपको, कोएफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं तो मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है ना। चलो
फिर आता है पैरेलल वेक्टर। अभी जैसे नाम से पता चल रहा है पैरेलल वेक्टर, पैरेलल मतलब बराबर नहीं होता बच्चे कभी। पैरेलल मतलब होता है सेम डायरेक्शन। मान लो जैसे ये है और एक ये भी एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो ए आपका पैरेलल हो जाएगा किसके, बी के। अच्छा वो कैसे भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं किसी एक डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मान लो ये ए है और ये बी उसके बिल्कुल पैरेलल चल रहा है, बराबर होना हो। पैरेलल में कभी बराबर नहीं होता, जैसे ए बी के पैरेलल है तो ये पैरेलल वेक्टर हो गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी एग्जांपल में आपको दिखा रहा है पैरेलल वेक्टर का एग्जांपल। इसमें क्या है कि जो ए की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी है, बी की। डायरेक्शन दोनों की सेम होनी चाहिए बस, मैग्नीट्यूड सेम मे भी हो सकता है और ना भी हो तो भी चलेगा, बट याद रखना कि डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। तब कहते हैं उसे पैरेलल वेक्टर। तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इस पर थोड़ा सा जल्दी चलेंगे हम, और नीचे जो डेरिवेशंस है फिर उन पे बिल्कुल तो हल्का देख लेते हैं होता है। एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल में भी देखो फिर वही कि हो सकता है कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, अपोजिट भी हो सकता है, लेकिन एंटी पैरेलल में क्या होता है कि डायरेक्शन का उल्टा होना बहुत जरूरी है। मान लो ये ए है, ठीक है, और ये बी है। अब क्या तरीके से सुनो, टू वेक्टर ऑफ सेम एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड आर सेड टू बी एंटी पैरेलल। दो हैं वेक्टर लेकिन अपोजिट है, देखो डायरेक्शन से पता चल रहा है इधर का वेक्टर है इधर का, लेकिन कभी भी आप वेक्टर के ऊपर कभी रिप्रेजेंट करोगे तो हमेशा इस तरह को एरो लगाते हैं, भले नेगेटिव वेक्टर भी हो पीछे की तरफ भी जाएगा वेक्टर तभी हम उसको आगे को शो करेंगे। वॉइस क्लियर नहीं आ रही बेटा? हेलो, वॉइस में प्रॉब्लम है और किसी बच्चों को जरा मुझे बताएंगे कोई? सुमित यहाँ तो क्लियर है बच्चे वॉइस, एक बार आप भी चेक करो अपना, जैसे तो क्लियर ही आ रही है वॉइस। एक बार मैं फैन ऑफ कर लेता हूँ, शायद फैन ऑफ करके सही आएगी। अभी आप बताना कैसे आ जाएगी। फैन ऑफ कर दिया है मैंने, ठीक है। चलो तो इतना हो गया। अब आता है हमारे पास इक्वल वेक्टर। क्या आता है हमारे पास बच्चों? इक्वल वेक्टर, ठीक है। अब आ गया हमारे पास नेक्स्ट इक्वल वेक्टर। इक्वल का मतलब क्या होता है कि अगर दो वेक्टरों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो, उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, ठीक है, ए और बी, तब हम उन्हें इक्वल वेक्टर कह सकते हैं। ऐसे ए इज इक्वल्स टू बी, जब उनकी डायरेक्शन भी सेम हो और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम, ठीक है। सो मेरे बच्चे एक बार और चेक कर लो, अगर वॉइस क्लियर नहीं आए तो हमारी तरफ से बिल्कुल ठीक आ रही है यहाँ से, ठीक है। इक्वल वेक्टर में आपका इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए वेक्टरों का और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फिर आता है आपका नेगेटिव वेक्टर, जैसे अभी लिखा ए और ये लिखा बी, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन लिखा। देखो इसमें होता क्या है, इसमें ना दो वेक्टरों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, मतलब मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी, मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम होगा इनका, बट इनकी क्या सेम नहीं होगी बच्चे, डायरेक्शन सेम होगी। देखो डायरेक्शन की अलग अलग है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन को अगर मान के राइट हैंड साइड में तो इसकी डायरेक्शन को उस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में। तो नेगेटिव वेक्टर में क्या होता है कि एक वेक्टर का कोई दूसरा वेक्टर अपोजिट है। जैसे मैं एक एग्जांपल को समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। मान लो ये मेरा एक दोस्त है, ठीक है, और ये जा रहा है ऋषिकेश से हरिद्वार की तरफ, और एक दोस्त मेरा हरिद्वार से ऋषिकेश की तरफ को जा रहा है, इधर को आ रहा है, और ये इधर को जा रहा है। अब देखो दोनों डिस्टेंस तो इक्वली ट्रैवल करेंगे, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, बट दोनों की डायरेक्शन क्या है बच्चे, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है बच्चे। क्या इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, ये ऋषिकेश से हरिद्वार जा रहा है, वो हरिद्वार से ऋषिकेश आ रहा है, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों सेम की ट्रैवल करेंगे। मान लो डिस्टेंस 26 किलोमीटर का है तो दोनों की दोनों 26 किलोमीटर की ट्रैवल करेंगे, बट कैसे करेंगे, एक दूसरे के अपोजिट करेंगे। तो यही होता है हमारा नेगेटिव वेक्टर में कि मैग्नीट्यूड इक्वल होता है बट उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट आता है हमारे पास कोलिनियर वेक्टर। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर उठा के दिखाता हूँ। नेक्स्ट आता है बच्चे हमारा कोलिनियर वेक्टर, ठीक है ना। अब कोलिनियर वेक्टर में हमारे पास क्या होता है, दो वेक्टर अगर एक साथ वर्क कर रहे हैं कहीं पे भी, ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा भी जैसे लिखा है क्या कि टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे एक्ट अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। एक ही स्ट्रेट लाइन में एक साथ काम कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पे सिखा रहे हैं जैसे ए है, बी है, सी है, तो हम इसको बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर्स है। कैसे? कोलिनियर वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर चल रहा है यहाँ, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
जिसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया था यूनिट वेक्टर, है ना, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया पॉजिटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, ये हम सारे पढ़ लिए अभी तक, कोलिनियर वेक्टर, है ना, और आगे चलते हैं नेक्स्ट। मीन्स में डेरिवेशन जब आएंगे उस पर ज़्यादा हमें फोकस करना है। यहाँ तक हमने कर लिया है, ये मेरे ख्याल से हमारा हो गया। ये वाला पेज हमने कर लिया, देखते हैं एक बार। हाँ, कोलिनियर वेक्टर हमारा ठीक है। अब आते हैं बच्चों हमारा, हम आ गए हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, इसको बहुत ब्रीफली समझ लेंगे बच्चे, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है ना। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन मैं आपको ब्रीफली करा रहा हूँ, आप बस ध्यान से देखते रहो। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, तो मैं इस पेज को ऊपर उठा देता हूँ पूरा और यहाँ से कराता हूँ। अगर आप क्लास 11 के ही स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ आपको कंफर्म है कि एग्जाम में आता है आपके पास, ठीक है। तो वो है क्या, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, तो हम पढ़ते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे मैं ट्रायंगल के लिए कराऊंगा बच्चे, ऐसे ही किसके लिए भी है, पैरेललोग्राम के लिए भी, ऐसे ही पेंटागन के लिए भी, ऐसे ही सब के लिए होगा, ठीक है। तो बस आपको बस एक ही समझना है, ट्रायंगल लॉ वाला, ठीक है ना। ट्रायंगल लॉ का आपको समझना है, बाकी अपना आप बन जाएंगे, ठीक है। कौन सा कर रहे हैं हम इसमें, हम कर रहे हैं ये वाला ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। चलो आज अब देखते हैं, सबसे पहले बनाते हैं इसका डायग्राम, अब इसका डायग्राम को ध्यान समझो, ठीक है। तो मान लो कि ये एक ऐसा है, ठीक है, और दूसरा इस तरह का है, ठीक है ना। अब ये वेक्टर का नाम मैं लेता हूँ P, और इस वेक्टर का नाम लेता हूँ बच्चे में Q, ठीक है। और यहाँ से ये हमारा हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, क्या हो जाएगा हमारा R, रिजल्टेंट वेक्टर। एक वेक्टर हमारे पास P है, एक वेक्टर हमारे पास Q है, और ये क्या हो जाएगा हमारा R, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले बच्चे डेरिवेशन ड्राइव करने के लिए सबसे पहले क्या करो आप, P को थोड़ा एक्सटेंड करो, P को क्या करते हैं हम एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्यूब, इसके नाम देते हैं पहले ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए, A B और C, ये हमने वर्टिसेस के नेम दे दिए, ठीक है। अब यहाँ से C से मिला लो पॉइंट टू पॉइंट ऐसे करके, A B C और ये क्या हो जाएगा हमारा D, ठीक है, A B C और ये क्या हो जाएगा D। अब ये वाला वेक्टर का नाम Q वेक्टर है, ठीक है, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इस वेक्टर को अंदर की तरफ लिख देता हूँ, ठीक है मेरे बच्चे, और इनको मैं अंदर लिख देता हूँ, आपको कंफ्यूजन ही ना आए किस कहाँ पे क्या है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे ये वाले इस A से लेकर B तक के वेक्टर का नाम है आपका P, और इस वाले वेक्टर का नाम है आपका बच्चे Q, ठीक है। बहुत आराम से समझते रहो आप, 100% समझ में आएगा आपको, टेंशन मत लो, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं कि यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे हमने क्या करना है, अब हमने इसको एक्सटेंड किया ये एक्स्ट्रा, ठीक है। तो अभी आप करो कि आपके पास एक बड़ा ट्रायंगल आ गया, जो कि राइट ट्रायंगल बन रहा होगा, तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ADC, ADC, इस ट्रायंगल को ले, ठीक है। इस ट्रायंगल में हमारे पास क्या है बच्चे, देखो हाइपो का स्क्वायर AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर या CD का स्क्वायर, ठीक है, ये लिखा हमने, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, जब वैल्यू देनी जो इसकी वैल्यू देखो, जैसे AC की वैल्यू कौन है, R वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। फिर कौन है AD, अभी AD कौन है हमारा देखते हैं, AD ये रहा, तो AD कौन है, ये है इतना AB प्लस BD, क्या है AD की जगह हमारे पास AB प्लस BD, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस फिर CD हमारा CD का स्क्वायर है, ठीक है। अब नेक्स्ट है R, इसको देखो वेक्टर का स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्टली आप R स्क्वायर लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे जो इसका मेन डायरेक्शन है ना, उसको आप देखेंगे कि इन्होंने जो लिखा होगा वह लिखा है, कहीं नहीं लिखा होगा, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप डायरेक्टली इसको R स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। वेक्टर का स्क्वायर होगा तो R स्क्वायर, तो यहाँ तक हो गया सब, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया तक, थोड़ा सा कर लेते ताकि हमारे पास स्पेस काफी रह जाए, कोई ज़्यादा छोटा नहीं, ठीक है। यहाँ तक कितना है बच्चे, आप क्या करना है इसमें, इसमें आगे करते हैं इसको अप्लाई, कैसे होगा, A प्लस B का होल स्क्वायर मिलेगा, देखो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे A प्लस B का होल स्क्वायर मिलेगा, तो ऐसा आ जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB प्लस BD, ठीक है, प्लस नहीं इंटू, ठीक है, प्लस यहाँ होता है इंटू,
ए प्लस बी होल स्क्वायर ना, तो हम लिखेंगे इसे ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी इंटू बी डी प्लस जो हमारे चल ही रहा है यहाँ पे सी डी, वो अलग से चल ही रहा है सी डी का स्क्वायर, तो स्क्वायर से लिख दो सी डी का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब चेक करते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी। ए बी कौन है हमारा, देखो ए बी की वैल्यू दिख रही है आपको यहाँ पे पी, है ना, क्या है ए बी की वैल्यू पी, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पी का स्क्वायर प्लस, अब देखो बी डी, आपका बी डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, आप मुझे बता सकते क्या बनेगा कि बी डी का स्क्वायर, ये बी डी है और ये सी डी है, बी डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर क्या बन सकता है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे पूछूं कि बी डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों का स्क्वायर मिलके क्या बना दे हमारा BC, क्या बन जाएगा बेटे BC, यानी BD का स्क्वायर प्लस CD के स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चे, BC लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो ठीक है, इसको भी हम ऐसे करते हैं, कहीं पर अगर मुझे BD दिख रहा है, देखता हूँ, देखो यहाँ पर मुझे BD का स्क्वायर मिल गया और यहाँ पर मुझे CD का स्क्वायर मिल गया और सब प्लस नहीं है, तो इन दोनों की जगह में क्या आ जाएगा बच्चे, इसके और इसकी जगह में क्या आ जाएगा आपका BC का स्क्वायर, तो हम उसकी जगह लिख देते हैं BC का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर BD और CD, ठीक है, प्लस बाकी देखो 2 इंटू AD, AB कितना है मेरा, AB हमारा P है, तो यहाँ पे लिखता हूँ P इंटू फिर क्या है बेटा हमारा BD कितना है बच्चे हमारा, BD हमारे पास हमारे पास कोई वैल्यू नहीं मिली, तो हम BD ऐसे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है, अगर कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम वैल्यू निकालते हैं इन इमेजिनरी पार्ट जो हमने बनाया है। देखो इसको मैं BD को मैं थीटा, यहाँ पे थीटा बना देंगे, थीटा एंगल, ठीक है, क्या मेरे बच्चे यहाँ पे हमारे थीटा एंगल है। अच्छा इस थीटा एंगल के अकॉर्डिंग हम साइन कॉस वैल्यूज निकाल सकते हैं बहुत इजीली, तो हम साइन कॉस वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया बच्चे, इस ट्रायंगल में देखो हाँ BCD में, ट्रायंगल BCD में, ट्रायंगल BCD और BDC, ठीक है, इस ट्रायंगल में देखो कि अगर मैं साइन थीटा का फॉर्मूला लगाऊं तो साइन थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, यानी कि CD अपॉन BC। ठीक है, तो साइन थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी CD हमारे पास ऐसे रहेगा, और BC की जगह में क्या आ जाएगा बच्चे आपका, BC की वैल्यू कौन की याद करो, कौन सा वेक्टर है, Q वेक्टर, तो यहाँ पे क्या आएगा Q, अभी डिवाइड Q का जाएगा मल्टीप्लाई में, Q sin थीटा इज इक्वल्स टू CD, तो यानी कि CD की अपनी खुद की वैल्यू है Q sin थीटा, ऐसे आपको BD की वैल्यू निकालनी है मेरे बच्चे, कैसे निकालेंगे, हम लगा देंगे इसको cos थीटा, क्या लगाएंगे cos थीटा, cos थीटा का होता है बेस अपॉन हाइपो, तो बेस है हमारे पास मेरे बच्चे BD एंड हाइपो है मेरे बच्चे हमारे पास BC। ठीक है, तो BC की वैल्यू कौन है, Q है, देखो BC की वैल्यू कौन है बच्चे Q, तो यहाँ पर जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू BD अपॉन Q। अच्छा ये Q कहाँ जाएगा, इंटू चला जाएगा ऊपर, है ना, ये Q का चला जाएगा इंटू, तो जाएगा Q cos थीटा इज इक्वल्स टू BD। ठीक है, थीटा भी एक जैसा लग जाएगा आपको, तो BD की जो वैल्यू बन रही है मेरे पास वो क्या बन रही है, अब यहाँ नेक्स्ट टाइम पुट कर देंगे, R स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू Q है, तो हमने BC की वैल्यू क्या लिख देना है, Q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू P इंटू BD, BD की वैल्यू आप पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा हुआ Q cos थीटा, BD की वैल्यू है Q cos थीटा। ठीक है, Q cos थीटा, कोई डाउट, ये डेरिवेशन हो गया हमारा यहाँ पर। ठीक है, यही होता है बच्चे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का डेरिवेशन। कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं तो आप बाद में कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो जरूर देखूंगा कि कहाँ पे किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का मैंने किया, बट मेरे बच्चे जो हमने निकाला ये है केवल मैग्नीट्यूड, क्या निकाला मेरे बच्चे, हमने केवल अभी मैग्नीट्यूड, अब हमें डायरेक्शन निकालनी है, हमने क्या फाइंड किया अभी, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, अब हमें डायरेक्शंस निकालनी है, क्या निकालनी है बच्चे हमें डायरेक्शन, तो देखो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं एक बार उसको समझते हैं, यहाँ पे निकालते हैं डायरेक्शन। ठीक है, ओके, तो डायरेक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला लगता है बेटा tan थीटा, क्या लगेगा tan थीटा, क्योंकि इंक्लाइन ये हमारा इंक्लाइंड में है, और इंक्लाइंड में एंगल कौन सा होता है, tan थीटा का एंगल होता है, कौन सा होता है बेटा tan थीटा का, तो आप क्या करोगे यहाँ पे इसको मान लो बीटा एंगल, क्या मान लो बच्चे इसको बीटा, ठीक, कंफ्यूजन ना जाए इसलिए, तो अब क्या करते हैं, मैं यहाँ पे भी tan बीटा लिख देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आ गए बच्चे tan बीटा, tan बीटा, अब आप इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को देखना हम डायरेक्शन निकाल रहे हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो आ गया हमारे पास, ये हमारे पास क्या है मेरे बच्चे, ये हमारे पास है
मैग्नीट्यूड। अब हमें निकालना है डायरेक्शन। क्या निकालनी है हमें? डायरेक्शन। क्या करना है डायरेक्शन के लिए? आपको डायरेक्शन के लिए क्या करना होता है बच्चे? टेन थीटा का फॉर्मूला लगाना है। टेन थीटा बराबर क्या कहता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन हमारा सी डी और बेस को बेटा हमारा ए डी। ठीक है, इस पूरे ट्रायंगल को लिया हमने किसमें? ए डी सी में, ए डी सी में। ठीक है, टेन थीटा में। तो अब हमारे पास सी डी की वैल्यू कितनी है? आप देखो सी डी की वैल्यू, सी डी की तो कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि सी डी तो इमेजिनरी था। तो देखो मैंने यहाँ पे निकाली थी सी डी की वैल्यू। देखो ये देख रहे हैं आप, सी डी की वैल्यू क्या है? ये क्यू साइन थीटा। तो यहाँ पे लिखता हूँ क्यू साइन थीटा। ठीक है, अपॉन ए डी। अब ए डी की वैल्यू देखो कौन कौन है? ए डी की वैल्यू ए बी प्लस बी डी। तो ए बी प्लस बी डी। ठीक है मेरे बच्चे, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया है। ठीक है ना? अच्छा, फिर क्या हो जाएगा? टेन बीटा इज इक्वल्स टू क्यू साइन थीटा अपॉन ये क्यू है बच्चे। ठीक है, क्यू साइन थीटा अपॉन ए बी। ए बी की वैल्यू हमारे पास पी है तो हमने पी लिख दिया उसकी जगह में, प्लस फिर इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? इसकी वैल्यू क्या बच्चे हमारे पास? बोलो देखो, बी डी की वैल्यू देख के बताओ। बी डी की वैल्यू कौन सी हमारे पास? क्यू कॉस थीटा। बी डी की वैल्यू हमारे पास क्यू कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे क्यू कॉस थीटा। ठीक है, डायरेक्शन की नीड नहीं यहाँ पे डालने की, खुद एक डायरेक्शन का फॉर्मूला, तो इसको नहीं है। इतना हो गया हमारे पास। तो मेरे बच्चे अगर कोई आपको बोलेगा कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो ये है। क्या फॉर्मूला? क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो देख लेते हैं। जैसे कि ये डायरेक्शन निकली बेटा। ठीक है, जैसे ये मैग्नीट्यूड निकला ना, वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन था तो ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया, और यहाँ पे आगे मेरे बच्चे इसकी डायरेक्शन। क्या आ गया यहाँ पे? डायरेक्शन। ठीक है, चलो अभी देखते हैं कि डायरेक्शन पे क्या क्या कॉन्सेप्ट हमारे पास है। चलो, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, मान लो कि व्हेन थीटा टेंड्स टू 90। ठीक है, ये जीरो से स्टार्ट कर लेते हैं। व्हेन थीटा टेंड्स टू 0, अगर थीटा 0 है। ठीक है, व्हेन द वेक्टर अलोंग द सेम डायरेक्शंस, मान लो पी भी ऐसे ही चल रहा है और क्यू भी ऐसे ही चल रहा है, तो दोनों एक दूसरे के अगर पैरेलल हो गए तो इनके बीच में थीटा कितना आ जाएगा बच्चे? 0। थीटा कितना आ जाएगा? 0। तो चलो, अगर दो वेक्टर के बीच में थीटा 0 है तो हम लिखेंगे tan बीटा इज इक्वल्स टू, मैग्नीट्यूड को क्या फर्क पड़ेगा, डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा, दोनों लिखेंगे। ठीक है, तो पहले लिखते हैं डायरेक्शन में क्या फर्क पड़ेगा। तो क्यू ही रहेगा साइन 0 अपॉन थीटा 0 है ना, कि साइन 0 हो जाएगा p प्लस क्यू कॉस 0। मेरे बच्चे साइन 0 0 होता है, क्योंकि साइन 0 0 होता है तो यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं आएगी, 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देखो कोई एंगल बन नहीं सकता, लॉजिक से बात है। जब दो वेक्टर पैरेलल बोल रहे हैं आप, 0 डिग्री होने का मतलब होता है पैरेलल। तो पी और क्यू अगर सेम चल रहे हैं ऐसे मेरे बच्चे, तो इनके बीच में क्या होगा? 0 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है ना? अच्छा, अब देखते हैं कि इसके मैग्नीट्यूड को क्या फर्क पड़ेगा। तो फॉर्मूला था आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। अब थीटा क्या है? 0। कॉस 0 क्या होता है बेटा आपका? 1। कॉस 0 क्या होता है आपका? 1। ठीक है, ओके, पेज इतना ही है तो इसको छोटा कर देते हैं। ओके, और इसको उठाकर मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक है ना? तो अभी क्या है मेरे बच्चे कि यहाँ पे कर देते हैं, ये स्पेस इतना है हमारे पास। ठीक है, तो आर की वैल्यू जाएगी आपके पास कि आर इज इक्वल्स टू, देखेंगे आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू। अब मेरे बच्चे क्योंकि cos 0 क्या होता है? 1, क्योंकि cos 0 1 हो जाता है, तो 2p क्यू बच गया बस यहाँ से। अब ये देखो ध्यान से अगर आप देख रहे तो ये p प्लस क्यू के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन चुका है। अरे स्क्वायर क्या कैंसिल हो जाता है? रूट। तो कैसे हो जाएगा? सिंपल p प्लस क्यू। सिंपल क्या होगा? p प्लस क्यू। रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकलेगा? फिर सिंपल p प्लस क्यू करके। ठीक है ना? इफ द थीटा टेंड्स टू 0, अगर थीटा आपके पास 0 है तो डायरेक्टली कैसे निकलेगा? p प्लस क्यू करके। ठीक है ना? अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि व्हेन थीटा टेंड्स टू, यहाँ मुझे लग रहा है स्पेस नहीं है इसमें। ओके, तो नेक्स्ट वाले पार्ट में इधर पे करता हूँ। ठीक है, इधर पे करते हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास? व्हेन थीटा टेंड्स टू, लाइन खींच देता हूँ।
व्हेन थीटा विल बी 90, अगर थीटा 90 है तो आर को क्या फर्क पड़ेगा पहले देखते हैं। फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 90, cos 90 विल बी 0। अगर cos 90 0 हो जाती है तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अगर दो वेक्टर के बीच 90 एंगल है, मतलब क्यू इधर है या पी इधर है और क्यू इधर है, मान लो पी इधर है और क्यू इधर है, दो वेक्टर एक दूसरे के साथ 90 एंगल पे हैं, तो रिजल्टेंट कितना वेक्टर आएगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा उससे, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड। अच्छा, इसकी डायरेक्शन में क्या फर्क पड़ेगा, tan बीटा इज इक्वल्स टू क्यू साइन 90 अपॉन p प्लस क्यू कॉस 90। कॉस 90 भी 0 होता है बेटा, तो और साइन 90 का होता है 1, तो ये हो जाएगा q अपॉन p, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, ये सारा 0 हो जाएगा और साइन 90 1 होता है, ठीक है ना बच्चे। तो तब डायरेक्शन को क्या फर्क पड़ेगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगी q अपॉन p, ठीक है। q अपॉन p कब होगी, जब थीटा कितना आपको पता 90 है। तीसरा केस चेक करते हैं, व्हेन थीटा टेंड्स टू 180, ठीक है बच्चे, क्या चेक करेंगे, व्हेन थीटा टेंड्स टू 180। ओके, तो यहाँ पे लिख देता हूँ व्हेन थीटा टेंड्स टू 180, अगर थीटा आपका क्या बच्चे 180 का हो, तो सबसे पहले देखते हैं रिजल्टेंट को क्या फर्क पड़ेगा। r इज इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 180। सो cos 180 इज इक्वल्स टू -1, cos 180 कितना होगा बच्चा हमारा -1, तो r की वैल्यू आ जाएगी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq और cos 180 इज -1, तो फॉर्मूला बन जाएगा r इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, ठीक है बच्चे, इतना हो गया। अब ये किसका फॉर्मूला बनेगा, आप ध्यान से देखेंगे तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का, तो आप लिखेंगे p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, सो r टेंड्स टू p माइनस क्यू, इतना आ गया r की वैल्यू क्या हमारे पास p माइनस क्यू। अब कैसे होता है 180 एंगल में आपको बता दूं, मान लो कि p इधर है आपका और q यहाँ से ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, q ऐसा है, इनके बीच में कितने का एंगल है यहाँ पे 180 का, दो अपोजिट वेक्टर है, ठीक है ना। अब निकालते हैं इसकी डायरेक्शन, क्या निकालते हैं बेटा हम इसकी डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड निकाला हमने 180 में, डायरेक्शन देखते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि स्पेस हमारे पास बन जाए, ठीक है, स्पेस बहुत कम है हमारे पास। चलो अभी आप देखते हैं डायरेक्शन का गेम, ठीक है ना। तो tan अब बीटा इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है q साइन 180 डिवाइडेड बाय p प्लस cos 180। तो जैसे मैंने आपको बताया मेरे बच्चे कि साइन 0 पे 0 होता है, साइन 180 पे भी 0 होता है, तो tan बीटा इज इक्वल्स टू, इनके बीच कोई एंगल नहीं आएगा, यानी q प्लस ये 80, 180 कितना होता है 0 होता है, साइन 180 0 होता है, तो सारे रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 डिग्री, कोई भी वैल्यू नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो मेरे बच्चों मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो बता दिया ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन का, आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। अगर कोई कंफ्यूजन है अभी इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं एक बार इसको छोटा कर देता ताकि आपको सब समझ देखे कि मैं हमने क्या क्या पढ़ा उसमें भी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का उठेगा, ये नहीं उठेगा, ओके अब देखते हैं उठेगा, हाँ उठेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने कुछ कराया, उसका बहुत छोटा दिख रहा हूँ, जो थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये रहा। तो बच्चे सबसे पहले हमने क्या ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन पढ़ा है यहाँ पे, ठीक है। ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन पढ़ने के बाद उसके डायरेक्शन ड्राइव करने के बाद हमने उसकी डायरेक्शन निकाली, मैग्नीट्यूड निकाला, डायरेक्शन निकाली, फिर हमने थीटा एज्यूम करे, 0 डिग्री में डायरेक्शन को क्या फर्क पड़ता है, रिजल्टेंट को क्या फर्क पड़ता है, फिर हमने 90 के एंगल पे देखा, उसके बाद फिर हमने 180 के एंगल पे देखा, ठीक है ना। अगर आप अभी जुड़े हैं तो आप लिंक को स्टार्टिंग से जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से देख सकते हैं, हम वेक्टर चैप्टर कर रहे हैं, हमने इतना डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। ओके, इसके बाद आता है बच्चों हमारा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको डॉट प्रोडक्ट एक्सप्लेन करूंगी क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, है ना। तो चलो डॉट प्रोडक्ट को लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे, ठीक है बच्चे, डॉट प्रोडक्ट, ओके। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मान लो एक वेक्टर हमारे पास a है और एक वेक्टर हमारे पास b है, अगर हम इसका डॉट लिखेंगे तो ऐसा आएगा a b cos थीटा, ठीक है, a b cos थीटा, और याद रखना अगर थीटा आपका 0 डिग्री है
तो आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा, मैक्स रिजल्ट ऑफ ए डॉट बी। ए डॉट बी का मैक्स रिजल्ट कितने एंगल का होता है, 0 पे, क्योंकि cos 0 1 होता है आपका, और सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू होती है इसमें 1 ही है, ठीक है ना। समझ में आया तक? ट्रिग्नोमेट्री की जितनी भी आपने वैल्यूज देखी होंगी ना आज तक, उसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और cos 0 1 होता है, तो मैक्सिमम एंगल आपको कब, मैक्सिमम वैल्यू ए डॉट बी की कब मिलती है, व्हेन थीटा टेंड्स टू 0। देखो ये रूल भी है, यहाँ पे लिखा भी है, ए डॉट बी में ए डॉट cos थीटा हो जाता है, क्योंकि डॉट जब रहता है cos थीटा आता है, और क्रॉस जब भी हटता है मेरे बच्चों तब क्या आता है, तब आता है आपका साइन थीटा, ठीक है। अगर मान लो दो वेक्टर एक दूसरे के साथ 90 एंगल पे हैं, ए डॉट बी cos 90, सो cos 90 0 होता है, सबसे मिनिमम रिजल्ट, या फिर 0 रिजल्ट है कि यार, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ को। अच्छा, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, देखो मैं सिंपल टर्म में समझाऊं आपको। मान लो 2 into 3 और 3 into 2, इसका रिजल्ट कितना बनेगा बच्चे, 6, इसका रिजल्ट क्या बनेगा 6, तो ये कम्यूटेटिव लॉ है, मतलब ए की इंटू पहले बी में करो या फिर बी की इंटू ए में करो, अगर रिजल्टेंट सेम आ रहा तो हम उसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो यस, ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, ठीक है ना। आगे क्या है हमारे पास, अब मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, कोई घबराना नहीं है कैसे कर रहे हैं। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी है हमारे पास, ठीक है, सेम, मतलब बाहर अगर ऐसे लिखो, एक एग्जांपल में समझा रहा हूं, जैसे मान लो बाहर 2 है और लिखा है 3 + 4, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 7, 7 2 14, कितना हो बच्चे 7 2 14, ठीक है, 3 और 4 7, 7 2 14। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 की इंटू पहले 3 में की जाए तो 6, प्लस 2 की इंटू फिर 4 में की जाए 8, अभी भी कितना है 14, यही कम्यूटेटिव, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, यानी कि या तो डायरेक्ट प्लस करके 2 से इंटू कर दो, और या तो फिर पहले अंदर इंटू करो, तब रिजल्ट सेम ही आएगा, है ना। अब देखते हैं डॉट करते कैसे हैं बच्चे, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है सर हमें डॉट आता ही है, तो मैं आपको इजी वे में सिखाऊंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो आपको एकदम से डॉट प्रोडक्ट समझना चाहिए क्या होता है, ठीक है, ओके। तो मान लो कि हमारे पास बच्चे एक वेक्टर है ए, और उसकी वैल्यू है 2y + 4j + 6k, और बी वेक्टर कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, जैसे 2y + 2j + 2k, ऐसा कुछ भी, ठीक है। या आप अपनी वैल्यू से कुछ भी ले सकते हैं, ऐसे नहीं जो मैंने वैल्यू बोली वही ले सकते, कुछ भी वैल्यू डाल सकता हूँ, चलो ठीक है चेंज करके लिखते हैं, ये तो सेम ले रहा है, 2i + 3j + 4k, ठीक है, थोड़ा सा अलग है। अब a डॉट b, अब मैंने कहा कि इनके बीच में जो थीटा है वो कितने का है, वो है, क्योंकि अभी मैंने आई की डायरेक्शन तो नहीं लिखी है, तो आप क्या करो ए और बी की इंटू करवाओ, कैसे, a डॉट b इज इक्वल्स टू, हम लिखेंगे a डॉट b इज इक्वल्स टू 2i + 4j + 6k, अब इसकी इंटू करा देंगे बच्चे, हमें डॉट प्रोडक्ट है 2i + 3j + 4k के साथ, ठीक है। अब रूल समझ लो आप, जब भी i की इंटू i में होगी बेटा तो रिजल्टेंट आएगा 1, क्योंकि आई स्क्वायर बनेगा और आई स्क्वायर आपका 1 होगा। ऐसे जब i की इंटू j में होगी तो रिजल्टेंट क्या होगा 0। अपोजिट वेक्टर के आपस में इंटू होगी तो 90 एंगल होगा, क्योंकि देखो x का x के साथ 0 डिग्री का एंगल है तो वैल्यू 1, i का i के साथ जो है i का j के साथ जो एंगल बनेगा 90 बनेगा, cos 90 पे 0 होता है, ठीक है ना। शॉर्ट ट्रिक में ये समझते हैं कि इनके बीच में 90 एंगल बन जाएगा इसलिए 0। ऐसी अपोजिट इंटू जब भी होगी तो 0। अब सुनो, सबसे पहले जा रहा है इंटू में इसके साथ, 2i की इंटू 2i के साथ, तो 4i स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा 4i स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा आप लिखते हैं इसको, तो मैं लिखता हूँ इसको 4i स्क्वायर, ठीक है। फिर i की इंटू किस वाले के साथ होगी, देखो अब i की इंटू जाएगी j के साथ, 2 3 6, लेकिन i इंटू j होगा तो रिजल्टेंट 0, प्लस फिर इसकी इंटू होगी इसके साथ, 2 4 8, i इंटू k तो भी 0, फिर प्लस, फिर j की इंटू होगी किसके साथ, i के साथ तो 0, ठीक है। फिर j की इंटू j के साथ होगी 4 3 4 12, तो यहाँ पे आएगा 12j स्क्वायर, ठीक है। और ऐसे j की इंटू k के साथ होगी तो फिर 0। आपको समझ में आ रहा है तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है। k की इंटू देखो यहाँ पे होगी तो 0, और फिर k की इंटू यहाँ पे होगी तो फिर 0, और जब k की इंटू इसके साथ होगी तो 6 4 24, 6 4 कितना होगा हमसे 24, ठीक है ना। 6 4 24, तो यहाँ पे लिखूंगा 24 k स्क्वायर,
तो उसे ले लेते हैं 24k², ठीक है, 24k²। चल, तो अभी क्या रिजल्ट है मेरे पास, 4i² प्लस 12j² प्लस 24k², ठीक है मेरे बच्चे। तो अभी जो i² j² k² ये तो हमारे 1 हो जाएंगे, तो बचा 4 प्लस 12 प्लस 24। डायरेक्शन का स्क्वायर हमेशा 1 के बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे हमारा, ये आ जाएगा ओके 12 और 4 16, 16 और 24 आई थिंक 30 40, तो कितना आ जाएगा 40। अब देखो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट कैसा आया, एक विदाउट डायरेक्शन आया ना, तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा कैसा होता है बच्चे, स्केलर होता है। डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है आपका, स्केलर। इसको देखो, अगर आप कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप बाद में भी ये वीडियो देखेंगे, अगर लाइव चल रही है, अगर आप बाद में देखेंगे तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं सर इस तरह कैसा हो, मैं आपको कमेंट में आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो याद रखना कि आप लिखा भी देते पॉइंट, द स्क्वायर ऑफ द वेक्टर इज आई स्केलर क्वांटिटी। तो स्क्वायर होगा वो कैसा होगा, स्केलर क्वांटिटी, और ए डॉट बी क्या होता है आपका, स्केलर होता है, ठीक है। ए डॉट बी क्या होता है आपका, स्केलर होता है, ठीक है ना। चल यहाँ पे लिखा दिया देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट आपका कैसा होता है, स्केलर होता है, ठीक है, मैंने आपको करके दिखाया। चलो अभी हम देखेंगे कौन सा, अब हम क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे, क्या देखेंगे बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। ओके, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है बच्चे, जैसे मान लो ए क्रॉस बी लिखना होगा, इसका मतलब होता है ए डॉट बी साइन थीटा। क्रॉस में आपके पास क्या आया था, साइन आया था, और ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ये भी क्या होता है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। बहुत आसान है बच्चों, इससे डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मान लो कि आपने लिखा है, इसी को हम ऐसे लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू एन टर्म्स क्लियर नहीं, ए डॉट बी साइन थीटा, घबराओ, ठीक है। चलो न्यूमेरिकल करते हैं इससे, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ जाए। क्रॉस का देखो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, क्रॉस। क्रॉस का प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर होता है, क्रॉस का प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर। जबकि डॉट का प्रोडक्ट क्या होता है आपका, स्केलर होता है ना। जब हमने अभी आंसर निकाला था उस वाले का, तो आपने देखा होगा 40 आया उसका आंसर, 40, कोई डायरेक्शन नहीं है साथ में। लेकिन जब हम ए क्रॉस बी करेंगे ना, तो क्रॉस वाले में क्या आता है बच्चे, डायरेक्शन आती है साथ में। चलो निकाल के देखते हैं क्रॉस डॉट का, ठीक है। चलो तो एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे कि ए वेक्टर मेरे पास है 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है। और बी वेक्टर मेरे पास है मान लो i प्लस 2j प्लस 3k। तो जब क्रॉस निकालना होता है बेटा, क्या निकालना होता है हमें, क्रॉस। तो क्रॉस निकालने के लिए लिखेंगे a क्रॉस b इज इक्वल्स टू, a क्रॉस b इज इक्वल्स टू मॉड बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे i j और k, क्या लिखेंगे यहाँ पे, i j और k। अच्छा, इस i j के में हमने क्या काम करना है, हमने जो कोएफिशिएंट है i के a के लिए वो लिखने हैं पहले। देखो इसको कौन कौन है, 2 है, 3 है और 4 है। फिर b के लिए कौन कौन है, 1, जिसमें कुछ नहीं होता बेटा, वहाँ पे क्या एज्यूम करते हैं हम 1, इसमें क्या है 2, यहाँ पे क्या है 3, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, i को सॉल्व करेंगे पहले, क्रॉस में किसको सॉल्व करेंगे, i को, ठीक है। रूल है इसमें, i j के लिए क्रॉस में क्या बेटा, रूल होते हैं। पहले हम क्या करेंगे, जब भी क्रॉस निकाल रहे हैं तो पहले मैं लिखूंगा i के लिए i, फिर मॉड ब्रैकेट बनाएंगे, और कौन कौन से लेंगे देखो, ये वाले i को छोड़ के लेते हैं, आई के नीचे वाले जिसको ले रहे हैं ना वेक्टर को, उसको छोड़ देना, 2 3 वाले नहीं लेंगे इसको, तो यहाँ पे आएगा 3 4 2 3, ठीक है। फिर लिखेंगे माइनस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। जे के लिए निकाल रहे हैं हम, तो जे के लिए जे के नीचे वाले छोड़ देना है, तो कौन कौन से, 2 1 4 3, ठीक है। फिर प्लस के, कैसे करेंगे बेटा, के के लिए के वाले के नीचे छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा 2 1 3 2। आई होप आपको सुनना होगा, प्लस माइनस प्लस ऐसे आ रहा है, ठीक है। चलो अभी हम आई के लिए निकाल रहे थे, तो 3 3 9 माइनस 2 4 8, ठीक है। फिर माइनस का जे, फिर 2 3 6, इसके इंटू यहाँ माइनस 4 1 4, क्रॉस में इंटू हो रही मतलब, प्लस के, कैसे करेंगे 2 2 4 माइनस 3 1 3, ठीक है। इस तरह से क्रॉस इंटू हो गया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ओके, तो अब क्या करेंगे, इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा ऊपर उठा देता हूँ,
अब क्या करेंगे बेटा इसको, हम लिखेंगे, देखो 9 माइनस 8 करेंगे तो 1 बचेगा, यानी कि सिर्फ आई बचा है आपके पास, ठीक है। 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 बचेगा, लेकिन बाहर माइनस का जे, तो माइनस का 2j हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 के है तो सिर्फ के आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये निकल गया। इस देखो लास्ट के आंसर में ए क्रॉस बी के लास्ट के आंसर में मेरे बच्चे हमारे पास डायरेक्शन है, आई जे के है, तो ए क्रॉस बी का जो प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है, वेक्टर होता है मेरे बच्चों। क्या होता है वो, वेक्टर, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ रहा है। एक बार साउंड क्वालिटी में चेक कर लेता हूँ कि साउंड क्वालिटी सही ऐसी है हमारी। से वॉइस सही आ गई, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, वॉइस बिल्कुल सही है ना। तो यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट हो चुका है। अभी तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट होना चाहिए, और अगर है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका डाउट भी क्लियर करा दूंगा अगर कोई कंफ्यूजन वहाँ पे रहता है तो, ठीक है। तो यहाँ तक करने के बाद हमारे पास क्या रह जाता है वेक्टर में, एक बार जब मैं चेक कर लेता हूँ कि मैंने आपको हर एक चीज़ टॉपिक करा दिया इसका। आप मुझे भी टॉपिक बता सकते हैं बीच में, अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक छूट रहा है, सही वाला टॉपिक नहीं हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। हमने सब कर लिया है, और हो गया, क्रॉस हो गया, तो मैंने इलेक्ट्रिकल मेथड आपको बता दिया, ओके। बिल्कुल सही है, मैं तो हमने कर लिया है। चलो एक न्यूमेरिकल हमारे पास तो जब हमारे पास टाइम है तो हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल कुछ ऐसा कह रहा है हमें कि हमारे पास हमें करना है फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू फोर्सेस, वन ऑफ द 6 न्यूटन, पहला फोर्स जो है हमारे पास F1 which is 6 न्यूटन due to east direction, and other is 8 न्यूटन, F2 हमारे पास कितना है बेटा, 8 न्यूटन इन नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। हमें निकालना है इसका रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा, ठीक है। अब रिजल्टेंट निकालने हैं तो आपको याद रखना है कि आपको डायरेक्शन भी देनी होगी, आपको मैग्नीट्यूड भी देना होगा, दोनों चीजें निकाल के जब भी देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे मेरे बच्चे, हमने हमारे पास अभी फॉर्मूला ड्राइव किया था कि R इज इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब उसने कहा देखो डायरेक्शन कुछ इस तरह की लिखी जाती है बच्चे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ईस्ट में कितना है 6, तो यहाँ पे ऐसे मान लीजिए इसको एक फोर्स इधर है जो ईस्ट डायरेक्शन में कितना है वो 6 न्यूटन का, और दूसरा फोर्स क्या है हमारे पास 8 न्यूटन का नॉर्थ में, तो नॉर्थ कैसे है, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ये तो परपेंडिकुलर वही परपेंडिकुलर बनाते हैं पहले इसको। चलो ये हो गया बच्चे, यहाँ से ये रहा परफेक्ट हो गया नॉर्थ, ठीक है। कितने न्यूटन का, 8 न्यूटन का है। अब इनके बीच में कितने का एंगल होता है, 90 का एंगल होता है, तो थीटा विल बी ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा हमारे पास, थीटा यहाँ पे 90, ठीक है, कितना देता है 90। तो रिजल्टेंट R इज इक्वल्स टू P1, P का मतलब कौन हुआ F1 फिर F2, ठीक है। तो P की वैल्यू है 6 का स्क्वायर प्लस Q की वैल्यू कितनी हुई बेटा 8 का स्क्वायर प्लस 2pq cos 90, और cos 90 आपका 0 होता है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा R इज इक्वल्स टू अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 एंड 8 का स्क्वायर 64 विच इज इक्वल्स टू 100 इक्वल्स टू 10 न्यूटन। अगर आप एक बॉडी में कुछ इस तरह से फोर्स लगा जाएंगे तो जो उसका रिजल्टेंट नेट फोर्स बनेगा कितने का बनेगा बेटा, वो बनेगा 10 न्यूटन का, ठीक है। कितने न्यूटन का बनेगा 10 न्यूटन का। अब दूसरा है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, हम इसकी डायरेक्शन भी निकालेंगे। तो डायरेक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने आपको, डायरेक्शन का फॉर्मूला था tan थीटा इज इक्वल्स टू tan बीटा इज इक्वल्स, जैसे कि लिखा ना tan बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा, आप देख लें, ठीक है, जो हमने कराया था तो उस हिसाब से हम करेंगे। तो q की वैल्यू कितनी है 8, यानी कि 2 सेकंड फोर्स है,
ठीक है, साइन 90 अपॉन पी की वैल्यू कितनी है 6 प्लस 8 कॉस 90, कॉस 90 विल बी अगेन 0, ठीक है, तो कॉस 90 विल बी 0। अब क्या जाएगा यहाँ पे 8 साइन 90 होता है आपका 1, तो 80 रह जाएगा, नीचे का जाएगा आपका 6, ठीक है। तो tan बीटा इज इक्वल्स टू नथिंग बट, क्योंकि टेबल्स आप इसे क्रॉस कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 4/3 या 1.33 समथिंग, 1.33, ठीक है। और अगर आपको वैल्यू पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप स्ट्रेस लिख सकते हैं tan इनवर्स 1.33। तो बीटा की वैल्यू tan 1.33 कितना होता है, अगर आपको नहीं पता तो ये होता है मेरे बच्चे लगभग 53 डिग्री का, ठीक है, 53 डिग्री माइनस 8 रेडियन ऐसा, ठीक है। आप इतना भी देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाए, ठीक है ना। बस ये tan मल्टीप्लाइड वाला डिवाइड को ऊपर ले आया हम तो इनवर्स में लिखा, ठीक है। तो ये था मेरे बच्चे न्यूमेरिकल, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास फैक्टोरियल न्यूमेरिकल आएंगे तो किस तरीके से आएंगे। आज हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है और भगवान की जैसे विदाउट डिस्टर्बेंस के चलाई, जैसे कल से थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया था। तो ये हमारा कंप्लीट यहाँ पे फैक्टोरियल हो चुका है बच्चे। कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट अगर आपको हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ओके।